प्रिय दोस्तों नमस्कार। पिछला जो हमारा टॉपिक था, पिछले वीडियो में हमने जो बातचीत की थी वो साक्षात्कार के संदर्भ में की थी कि जो एक साक्षात्कार है, अच्छे साक्षात्कार को हम कैसे तैयार करें या फिर एक अच्छा साक्षात्कार कैसे बने। आज जो बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं कि साक्षात्कार कला को किस प्रकार से विकसित करें, कि जो साक्षात्कार करता है उसके भीतर किन किन गुणों का होना जरूरी है, किन गुणों का समावेश होना जरूरी है। हम इसी तरह की बात करेंगे और उसी बिंदु को लेकर के हम आगे चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, साक्षात्कार लेने वाले की नम्रता, लेखन शक्ति, जिज्ञासा, बोलने की शक्ति, भाषा पर अधिकार, तटस्थता, बातें निकालने की कला, पत्र को सुनने का धैर्य, मनोविज्ञान, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बातचीत को मोड़ देने की कला, व्यवहार कुशलता एक अच्छे साक्षात्कार को तैयार करने में सहायक होते हैं। प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू करने वाले को शीघ्र लिपि या शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना जरूरी नहीं, लेकिन वाक्यांश, घटनाएं, तिथियां, स्थान, सिद्धांत, वाक्य, व्यक्ति के मनोभाव जो भी लिखना चाहे सहज रूप से अंकित कर निष्पक्षता से उसे डालना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात कही गई है बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हमें ध्यान देना जरूरी है कि जो साक्षात्कार है लेने वाला यानी साक्षात्कारकर्ता, उसके भीतर नम्रता, लेखन शक्ति, जिज्ञासा, वाक चातुर्य, भाषा पर अधिकार और तटस्थ रहना यानी कि निष्पक्ष रहना, बात निकालने की कला और पत्र को सुनने का धैर्य, मनोविज्ञान का ज्ञान, बदलती जो परिस्थिति हैं उनके अनुरूप बातचीत को रुख देने की कला, व्यवहार कुशलता, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो एक साक्षात्कारकर्ता के भीतर होनी चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार तैयार करने के लिए इन गुणों का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो प्रिंट मीडिया है उसमें इंटरव्यू करने वाले जो लोग हैं उनको शॉर्ट हैंड या शीघ्र लिपि की कोई ज़रूरी नहीं रहती या उसका ज्ञान जरूरी नहीं है। शॉर्ट हैंड या शीघ्र लिपि ये एक ऐसी लिपि होती है जिसमें व्यक्ति जैसे जैसे बोलता चला जाता है उसी गति से व्यक्ति लिख भी सकता है। और पत्रकार के लिए यहाँ पर विशेष रूप से इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के लिए उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वाक्यांश, घटनाएं, तिथियां, स्थान, सिद्धांत, वाक्य, व्यक्ति के मनोभाव जो भी लिखना चाहे उनको सहज रूप से उसे अंकित करके और निष्पक्ष रूप से उसको डालना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। उसी क्रम में देखिए, अखबार या टीवी के लिए साक्षात्कार के दौरान सामने वाले के सम्मान की रक्षा व अभिव्यक्ति को पूरा महत्व मिलना बेहद ज़रूरी है, चाहे वह किसी भी हैसियत का क्यों न हो। व्यक्तित्व, परिधान, भाषा की कमजोरी, शिक्षा की कमी, गरीबी के कारण उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उससे काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं व विचार मिलते हैं। किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करते समय घमंड, रूखापन, बात थोपना, वाचालता, कटुता, सुस्ती से परहेज करने वाले पत्रकारों ने सामने वाले के ऐसे दुर्गुणों को सहन करते हुए अच्छे साक्षात्कार प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। कई बार इंटरव्यू देने वाले चतुर होते हैं, वे प्रश्नों को टाल जाते हैं या छिपाते हैं, तो घुमा फिरा कर खूबसूरती से वह बात सामने ले आना ही एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की सफलता है। यहाँ पर जो एक अच्छा साक्षात्कार की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, इस बारे में बात बताइए। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे अखबार या टीवी के लिए जो साक्षात्कार लेते हैं उस समय अगले का जो सम्मान है उसकी रक्षा होना जरूरी है, यानी साक्षात्कार जो दाता है उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए और उसकी जो अभिव्यक्ति है उसकी अभिव्यक्ति को भी पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।
भले ही चाहे वह किसी भी हैसियत का व्यक्ति क्यों ना हो, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो परिधान अर्थात जो उसका पहनावा, उसकी भाषा की जो कमजोरी या शिक्षा की कमी या गरीबी, उसके कारण कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। उससे काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं और जो विचार हैं वो मिलते हैं और एक अच्छे साक्षात्कार के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं या मील का पत्थर साबित होते हैं। किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करते समय जैसे घमंड, रूखापन, बात थोपना, वाचालता, कटुता या फिर एक तरह से सुस्ती, इन चीज़ों से हमेशा परहेज करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर साक्षात्कार दाता है और वो ये सारे जो दुर्गुण हैं उनको अगर रखता है, उसके बावजूद भी एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के लिए ज़रूरी है कि उनको वो सहन करते हुए और उस साक्षात्कार को प्रस्तुत करें। और ऐसे बहुत सारे पत्रकार हुए हैं जिन्होंने सामने वाले की इन सारी कमियों को बर्दाश्त करते हुए भी एक अच्छे साक्षात्कार के रूप में उसको पेश किया है। वहीं पर यानी जो इंटरव्यू देने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा कई बार चालाकी दिखाता है या चतुर होता है, जो बात को टाल जाता है, घुमा फिरा देता है, और वहाँ पर उस बात का जवाब निकलवाना ही एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की सफलता होती है, उसके लिए खास बात होती है, ये उसका एक मुख्य गुण होता है। उसी क्रम में देखिए, बनारसी दास चतुर्वेदी व डॉक्टर सत्येंद्र आदि का कहना था कि साक्षात्कार लिखने के बाद प्रकाशन से पूर्व उसके पात्र को दिखाकर स्वीकृति ले लेनी चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्ति का आत्मसम्मान व निजता की रक्षा भी मुख्य प्रश्न है। हालांकि अधिकतर साक्षात्कार तैयार करने के बाद उनके पात्रों को दिखाया नहीं जाता, मगर उन पर कोई विवाद तब होता है जब साक्षात्कार में किसी व्यक्ति के कथन या तथ्य तोड़ मरोड़ कर समाचारों या अन्य रूप में परोस दिए जाते हैं। बड़े नेता अक्सर अपने बयान को मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर छापने का आरोप लगाते हुए अपनी बात से मुकर जाते हैं। यहाँ पर जो बनारसी दास चतुर्वेदी और डॉक्टर सत्येंद्र हैं, उन्होंने ये बताया कि अगर किसी व्यक्ति का साक्षात्कार हमने लिया है और उसको छापना है या प्रस्तुत करना है, तो उससे पहले उस व्यक्ति को दोबारा वो साक्षात्कार दिखाया जाना चाहिए और उसकी स्वीकृति ले लेनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यानी कि उसका जो आत्मसम्मान है वह भी बना रहेगा और उसकी अपनी जो निजता है उसकी रक्षा भी होगी। कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं कि जो साक्षात्कारकर्ता को वो साक्षात्कार नहीं दिखाया जाता, यानी साक्षात्कारदाता को साक्षात्कारकर्ता के द्वारा वो साक्षात्कार नहीं दिखाया जाता और उसको सीधे ही प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिसके कारण उनके मध्य वैचारिक जो मतभेद हैं वो हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर पहले ही यानी कि साक्षात्कारदाता को उसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि उसके बाद में ये बातें नहीं हो कि ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके और फिर पेश किया गया है। कई बार इस प्रकार की जो बातें हमें देखने को सुनने को मिलती हैं, जो नेता हैं या कोई और जो व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं, वो कई बार आरोप लगाते हैं कि भाई मीडिया ने उनकी बात को बहुत ही तोड़ मरोड़ करके पेश किया, गलत ढंग से पेश किया है। अगर इस प्रकार के साक्षात्कार को अगले को दिखाया जाता है और फिर प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है। अब आगे वाला जो बिंदु है उसके बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि एक अच्छा इंटरव्यू कैसे लिया जाए, एक अच्छा साक्षात्कार हम कैसे लें, उसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। तो प्रश्न भी ये बन जाता है कि अच्छा साक्षात्कार कैसे लें। तो देखिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए किए जाने वाले साक्षात्कारों में कुछ तथ्यों में समानता भी होती है, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप, दोनों ही माध्यमों के साक्षात्कारों के लिए प्रश्नोत्तर शैली ही अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व ही संबंधित व्यक्ति के विषय से
जुड़े कुछ प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन पूरा साक्षात्कार बनी बनाई प्रश्नावली पर ही आधारित होने से निरस हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता अपनी बौद्धिक क्षमता एवं प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा साक्षात्कार के दौरान ही कुछ तात्कालिक सवाल भी पूछे। यानी कि एक अच्छा इंटरव्यू लेने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया है कि प्रिंट और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनके लिए जो साक्षात्कार हैं उनमें कुछ तथ्यों में यानी समानता होती है और उनका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ उदाहरण देते हुए बताया गया है कि दोनों ही माध्यमों में साक्षात्कार के लिए जो प्रश्नोत्तर शैली सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि साक्षात्कारकर्ता के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और साक्षात्कारदाता के द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो ये शैली ज़्यादातर काम में लेते हैं। और इसके लिए जो साक्षात्कारकर्ता है उसको यानी कि साक्षात्कार में शामिल होने से पहले जो संबंधित व्यक्ति है उसके बारे में एक प्रश्नावली तैयार कर लेनी चाहिए। यानी कि जो भी प्रश्न उसे हमें पूछने हैं उन प्रश्नों को पहले लिख करके तैयार कर लेना चाहिए। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्नावली हमने तैयार कर ली सारी की सारी उसी के अनुरूप हम अगले से प्रश्न करते चले जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उस स्थिति में फिर क्या है कि उस साक्षात्कार में निरस्ता आ जाती है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि वो यानी कि जो भी प्रश्न का उत्तर दे रहा है वहाँ से यानी कि उसके उत्तर में से ही कोई ऐसा प्रश्न चुनना चाहिए और सटीक होना चाहिए ताकि उसकी निरस्ता को दूर किया जा सके और उसमें सजीवता आ जाए। वहीं पर जो बात बताई है वो बात ये भी बताई है कि जो साक्षात्कार करता है, जिसके बारे में हमने बात कर भी ली है, फिर से बात कर रहे हैं कि जो साक्षात्कार करता है वो अपनी बौद्धिक अक्षमता और प्रत्युत्पन्नमति, या इसका मतलब होता है कि हाजिर जवाबी और स्वयं यानी कि जो विचार उस समय पैदा हो जाए और उसको प्रस्तुत कर दे। तो यानी उसके द्वारा भी जो साक्षात्कार के दौरान तात्कालिक सवाल भी उसे पूछ लिए जाने चाहिए, यानी जो साक्षात्कार देने वाला उससे। और ये जो सवाल दिए गए जवाबों में से ही निकल जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों के द्वारा साक्षात्कार में जीवंतता बन जाती है। तो उसी क्रम में आगे देखिए, ये सवाल दिए गए जवाबों में से ही निकल आते हैं। इन्हीं प्रश्नों के द्वारा साक्षात्कार में जीवंतता बनी रहती है और पाठक, श्रोता या दर्शक पूरी रुचि के साथ साक्षात्कार पढ़ता, सुनता या देखता है। दोनों प्रकार के माध्यमों के लिए आयोजित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले का परिचय, उसके व्यक्तित्व, कृतित्व और पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये है कि साक्षात्कार में सजीवता लाने के लिए, जीवंतता लाने के लिए, उसे सरस बनाने के लिए जो साक्षात्कारदाता है उससे उस समय यानी तात्कालिक बातों को ही ध्यान में रख कर के कोई ऐसा प्रश्न कर लिया जाना चाहिए और वो जो प्रश्न है वो उसके द्वारा दिए गए जो यानी जवाब है वहीं में से निकल जाता है, तो वहीं से उसको प्रश्न कर लेना चाहिए ताकि जो श्रोता, पाठक या दर्शक हैं वो पूरे मनोयोग से उसको पढ़ें, सुनें और देखें। उसी क्रम में आगे देखिए, साक्षात्कार देने वाला पूरी सहजता से जवाब दे। इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता पहले प्रश्न पूछे और साथ ही साथ दाता के उत्तर देने के दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। यदि साक्षात्कारदाता किसी प्रश्न का उत्तर विषय से परे हटकर या अनावश्यक रूप से विस्तारित शैली में देने लगे तो उन्हें पूरी शालीनता के साथ मुख्य विषय से जोड़ने का प्रयास करना साक्षात्कारकर्ता का मुख्य कार्य है। यहाँ पर जो बात बताई है वो बात ये बताई है कि जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है यानी कि जो पत्रकार है वो साक्षात्कारदाता है, उससे प्रश्न है सलीके से पूछे, अच्छे ढंग से पूछे और जब वह प्रश्न का उत्तर देता है तो अनावश्यक रूप से
बीच में टोके नहीं या हस्तक्षेप नहीं करे। और साक्षात्कारकर्ता कई बार ऐसा महसूस करे कि अब जो साक्षात्कारदाता है वो अपने विषय से हट करके और विस्तृत रूप में बताने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ भी उसे क्या है कि बड़ी शालीनता से मुख्य विषय के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर समय सीमा जो है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और ये जो कार्य है ये साक्षात्कारकर्ता को भली भांति करना चाहिए और इस बात में वह प्रवीण होना चाहिए। उसी क्रम में आगे देखिए, साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, जो इंटरव्यू लेने व देने वाले की बातचीत बहस को पुष्ट करता है। जब एक लेखक अपने साक्षात्कार में परिस्थिति, पात्र का परिचय, वातावरण का चित्रण करता है तो निबंधात्मक हो जाता है। जब सामने वाला अपनी यादें बयां करने लगता है तो संस्मरण तत्व सामने आते हैं। जब लेखक अपने पात्र की वेशभूषा व व्यक्तित्व का वर्णन करने लगता है तो वह रेखा चित्रात्मक बन जाता है। जब सामने वाला किसी घटना, पात्र या परिस्थिति पर आक्रोश प्रकट करने लगता है तो आलोचना के तत्व भी दृष्टिगोचर होते हैं, मगर फिर भी साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पहली जो पंक्ति है बहुत सुंदर प्रश्न के रूप में उभर करके आती है कि साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, यानी साक्षात्कार के मध्य जो साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों के आपसी जो विचार हैं उन विचारों को ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि उनके जो सवाल जवाब हैं वही यानी कि इसका प्रमुख आधार होता है। एक दूसरे से किए जाने वाले प्रश्नोत्तर हैं वही उसका मुख्य आधार है। और जो इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला उनकी जो बातचीत उसको या बातचीत और जो बहस है उसको पुष्ट करता है कौन? साक्षात्कार। और इसमें यानी कि विभिन्न जो विधा हैं उनका भी ये समावेश है। बहुत सारी विधाओं का साक्षात्कार विधा में समावेश है। जब एक लेखक अपने साक्षात्कार में परिस्थिति, पात्र का परिचय या वातावरण का वहाँ पर परिचय देता है या चित्रण करता है तो वो एक तरह से निबंधात्मक विधा का गुण ले लेता है। वहीं पर अगर साक्षात्कारदाता अपनी यादों को बयां करने लगता, प्रस्तुत करने लगता है तो उसमें संस्मरण के जो तत्व हैं वो यानी कि सामने आ जाते हैं। और मान लीजिए कि जो लेखक है या जो साक्षात्कारकर्ता वो उस साक्षात्कारदाता की वेशभूषा और व्यक्तित्व का वर्णन करने लगता है तो उसमें रेखा चित्रात्मक विधा का प्रभाव आ जाता है। और जब सामने वाला यानी कि साक्षात्कारदाता किसी घटना, पात्र या परिस्थिति पर आक्रोश प्रकट करने लगता है तो वहाँ आलोचनात्मक विधा के गुण परिलक्षित होने लगते हैं। फिर भी यानी कि इतने गुणों के उसमें समाहित तो होने के बावजूद भी यानी जो साक्षात्कार विधा है वो अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है। उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, उसका अपना एक अलग स्वरूप है। तो प्यारे दोस्तों, ये बात हुई हमारी यानी इस बिंदु के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। और अब हम आगे फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।